राधे राधे बालकों, कैसे हो। ऑफिशियली हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो आखिरी चैप्टर था, मतलब ये टॉपिक तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है, लेकिन उसके आखिरी टॉपिक तक पहुंच गए जो उसी चैप्टर में दिया जाता है। मैं अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। गॉट इट। उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। ये बड़ा खास टॉपिक है, मेरे दिल के बड़े करीब। कोर्स हमारा चल रहा है 99 परसेंटाइल इन 99 डेज। 10वें दिन हम पहुंच चुके हैं बहुत ही आराम से। 10वें दिन पहुंचने का मतलब है कि अगर 99 दिनों को कंसिडर करें तो हमारा 10% से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर 99 दिन मान के चले तो 100 दिन मानेंगे तो पूरे पूरे 10% हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। और 10% में हमने बड़ी सारी चीज़ें कर ली। ठीक है। फ्रिक्शन, इस चैप्टर को ना 30 सेकंड में पढ़ाया जा सकता है, 30 सेकंड्स में। जिनको अगर जल्दी है उन्हें 30 सेकंड में पढ़ा के दिखाता हूँ। देखो, चैप्टर खत्म, बस। लेकिन अगर तुमने इसके भरोसे रह लिया सिर्फ तो डूब जाओगे। ये एक्चुअली ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे इमोशन में खेलते हैं, भावनाओं में, क्योंकि फ्रिक्शन हमें बचपन से बताया गया है और जो चीज़ें हमें बचपन से दी जाती है उससे हम बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। तो फ्रिक्शन के आसान सवाल पे हम भावना लगा देते हैं और फ्रिक्शन के टफ सवाल पे हम जुगाड़ लगा देते हैं। और दोनों में जब हम भावना और जुगाड़ लगाते हैं तो सामने वाला आईआईटी हमारी भी एक चीज़ लगाता है, वह है वाट। हमारी वो वाट लगा देता है। तो फ्रिक्शन के बारे में पहले तो कलम कॉपी अभी रख दो। मैं बहुत आराम से थोड़े देर तुम्हें ज्ञान दूंगा, उसे बहुत फील के साथ सुनना, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ आज की तैयारी नहीं है। फ्रिक्शन आपके आने वाले जो जन्नत चैप्टर है, रोटेशनल मोशन, उसकी तैयारी है। क्योंकि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे वीक रहा तो यहाँ आपका डूबेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि मास्टर मेरा सिर्फ रोटेशन ख़राब है, बाकी सारी मैकेनिक्स की ठीक है। रोटेशन ठीक है, सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन ठीक है, फ्रिक्शन ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ठीक है। मैं मान ही नहीं सकता। रोटेशन ख़राब है इसका साफ मतलब है कि आपको फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें नहीं आती। प्रॉब्लम ये है ना कि पूरे 11th और 12th 2 साल में आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसको बस छोटा छोटा टॉपिक में बांट दिया गया है। जैसे मैकेनिक्स आपका एक पूरा चैप्टर है, कहीं से भी आप डाउन करोगे ना, कट, रास्ता ख़त्म। जैसे फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन उस बच्चे का बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा जिसे नॉर्मल फोर्स लिखना नहीं आता होगा, ये उसका डाउन कर जाएगा। ऐसे बॉक्स है, मैं पूछूं इसका, देखो जैसे मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें जज कर लेता हूं कि तुम्हारा फ्रिक्शन टफ होगा या नहीं। अभी मैंने फ्रिक्शन शुरू भी नहीं किया। ये बॉक्स M1, ये बॉक्स M2। इस बॉक्स के द्वारा इस पे एक नॉर्मल लगाया जाएगा ज़मीन पे N, और इस ज़मीन के द्वारा इस बॉक्स पे नॉर्मल लगाया जाएगा N। ठीक है। अब इस N जो नॉर्मल है इसकी वैल्यू बताना, क्या वो M1G होगा या वो M1 प्लस M2G होगा। बताओ। अब जिसका नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हिला हुआ रहेगा, वो फ्रिक्शन में नॉर्मल का खेल ही है, तो वो कहाँ पे टिकेगा? सोचा? अपना आंसर सोच लो। अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं वो समझना। सिर्फ इस बॉक्स के द्वारा, ठीक है, इस पृथ्वी पे जो फोर्स लगा
सिर्फ इस बॉक्स के द्वारा जो इस पृथ्वी में फोर्स लगा वो है m1g। ठीक है, यानी कि मैं ऊपर वाले बॉक्स को भूल गया और इसके एक्शन रिएक्शन पेयर के तौर पे ये नॉर्मल लगा m1g। लेकिन इसके ऊपर ये एक और बॉक्स है, तो पृथ्वी पर जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस कांटेक्ट पे, वो इसके ऊपर के जितने भी मासेज हैं उसके कंबाइन होने की वजह से लगेगा। तो अगर दो ये अकेले रहता तो m1g, ये दो हैं तो ये कंबाइन मास पूरा सिस्टम मान के हम डील करते हैं m1 प्लस m2g, और ये नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये नॉर्मल की बात है। इसको ना डीसी पांडे सर की एक किताब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है, मैं बताऊंगा वहां पे जब आऊंगा तो ये नॉर्मल की बात रही। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस पढ़े, टेंशन पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा, सूडो फोर्स पढ़ा। उसमें से एक फोर्स बच जाता है फ्रिक्शन, जो कि ना तो टेंशन जितना छोटा है और ना किसी बहुत बड़े चैप्टर जितना बड़ा है। तो इसको एक टॉपिक के तौर पे पढ़ाया जाता है, लेकिन एक लेक्चर इसके लिए एक्स्ट्रा दी जाती है। सबसे पहले ये भी कौन सा फोर्स है बालक? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, आज के लेक्चर में तुम्हारे बहुत सारे मिथ्स टूटेंगे। ठीक है, टूटेंगे, आगे बोलूंगा बाकी बातें। नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, कैसे एराइज होता है? सबसे पहले कैसे अराइज होता है, फिर उसके बाद फ्रिक्शन क्या है एक्चुअल में, एक फोर्स है, तो इसकी भी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले अराइज कैसे होता है। मान लो कि ये टैबलेट है, ठीक, इसकी सरफेस बिल्कुल चिकनी है, लेकिन क्या वास्तविकता में चिकनी है? नहीं। इसको अगर आप देखो, एक मैंने टेबल पे एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स का ये कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट को हम जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन करेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा। ये मान लो ये टैबलेट बहुत चिकना था, लेकिन बॉक्स तो रुखड़ा था ऐसे। तो इस खुरदुरेपन की वजह से जहां जहां कांटेक्ट हुआ है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है। इसको समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं। दो हाथ लो इस एग्जाम्पल को ही मैं पूरे चैप्टर में कंसीडर करूंगा। ठीक है, दो हाथ लो, इसको ऐसे फंसा दो। ठीक, अगर इसको ऊपर ऊपर से ले जाओगे तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहे, लेकिन जब ये फंस गए तो आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फ्रिक्शन फोर्स उसी तरीके का फोर्स है जो कि इन रैंडम शेप्स की वजह से जनरेट होता है किसी दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज बिल्कुल प्लेन विदाउट दीज थिंग्स नहीं होती वो खुरदुरेपन होते हैं, दो कांटेक्ट में आते हैं। तो जैसे हाथ में हमारी फोर्स जनरेट हुई, उसी तरीके से फोर्स जनरेट होती है। फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे दो पार्ट्स में बांट लिया जाता है और उन दोनों फोर्सेस को पढ़ लिया जाता है, तो फ्रिक्शन नाम की टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है बच्चा, वो एक्चुअली में, चलो उसको उससे पहले मैं बात करता हूं कि इसकी एक टेंडेंसी होती है, वो दो पार्ट बाद में बांटेंगे। फ्रिक्शन एक फोर्स, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा सोचते हैं। एक लाइन लिख रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स ट्राइज टू अपोज मोशन। ये बचपन से आपने पढ़ी होगी। ये लाइन ट्रू है या फॉल्स, बस मुझे इतना बता दो, ट्रू है या फॉल्स। दिमाग लगाओ। ये लाइन
ट्रू है या फॉल्स? ये लाइन बिल्कुल फॉल्स है। फ्रिक्शनल फोर्स नेवर ट्राइज टू अपोज द मोशन। और इसी के माध्यम से हम बचपन से ही डायरेक्शन निकालते जा रहे हैं, जब से हमने फ्रिक्शन पहली बार 9वीं 10वीं में पढ़ा था और आज आ गए 12वीं में। इसमें सिर्फ एक वर्ड मिसिंग है और वो वर्ड लगेगा तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगी। मैं बताता हूं, जैसे पहले इसे गलत प्रूफ करते हैं। ठीक, हमने बचपन से पढ़ रखा है कि अगर ये बॉक्स है अगर हम इसे इधर खींच रहे हैं फोर्स लगा करके, तो इसमें सडनली अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स जन्म ले लेगा। तो मोशन इधर होना चाहता है, उसको अपोज इधर कर रहा है। ठीक, चलो एक और चीज़ दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये बॉक्स है, ठीक, इसके ऊपर एक और बॉक्स है। गॉट इट? ये मोशन 10 न्यूटन इधर लग रहा है इस पे, और इस पे भी 10 न्यूटन लग रहा है इधर इसी पे। गॉट इट? तो 10 न्यूटन इस पे लग रहा है और 10 न्यूटन इस पे लग रहा है। ठीक, अब आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग, आपके नहीं, आप जानते होगे, इस लाइन के लॉजिक के अकॉर्डिंग ये मोशन को अपोज करना चाहेगा। तो नीचे वाले पे गौर करते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो है वो आगे जा रहा है, पूरे के पूरे 10-10 न्यूटन दोनों पे लग रहे हैं, तो दोनों आगे जा रहे हैं। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा। यहां तक तो चीजें आ गई सही। बालक, ये वाला तो आगे जा रहा है ना मोशन, तो इसको अपोज करने के लिए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना चाहिए, जबकि यहां पे मैं बता रहा हूं कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आता। तुम बोलो सर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, यानी कि ये तो चल ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही वाली बात। यही क्या बोला? क्या क्या? रिलेटिव वेलोसिटी सेम है। अच्छा, तुम रिलेटिव तक पहुंच गए। मतलब कि जमीन और बॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया। इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है, तो यहां पे नहीं आया। ठीक ठीक ठीक, समझ रहा हूं, समझ गया। यानी कि इस स्टेटमेंट में जो करेक्शन की जरूरत है वो क्या है बालक? कि फ्रिक्शन फोर्स ट्राइज टू अपोज रिलेटिव मोशन। एक्चुअली में ना फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सिर्फ कांटेक्ट को बनाए रखना चाहता है, और उसके लिए वो कभी कभी चीजों को चला भी देगा। मोशन को अपोज करने के बजाय चला देगा। उदाहरण मैं देता हूं, ये टैब है, इस पे मैंने ये कैमलिन का इंक रख दिया। अब मैं टैब पे फोर्स लगा के आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने फोर्स इस पे नहीं लगाया, क्या नाम है इसका, इंक पे। गॉट इट? बट इंक को चला कौन रहा है? इंक को चला रहा है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इनर्शिया के कारण नीचे वाली चीज तो आगे जाना चाहती है, लेकिन यह पीछे आना चाहती है। लेकिन कांटेक्ट बिटवीन टैबलेट एंड इंक को मेंटेन रखना चाहता है कौन? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे मोशन को अपोज करने के बजाय ये इंक को चला दे रहा है। तो तुम मोशन को ना देख के ये देखने की कोशिश करोगे हमेशा कि इसका कांटेक्ट किस डायरेक्शन में टूट सकता है। अगर मैं, ये दोनों का कांटेक्ट टूटने पे कोई खतरा नहीं है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। फ्रिक्शन तब आएगा जब रब ने बना दी जोड़ी को कोई तोड़ना चाहेगा। तो अगर ये आगे भागना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे आ जाएगी, ये अगर पीछे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन आगे आ जाएगी। ये आगे जा रहा है, रब ने बना दी जोड़ी को तोड़ रहा है कोई, फ्रिक्शन आया सेव करने कि हाय आई एम हियर टू सेव यू। और ये लगने कोशिश करता है छोटा सा बच्चा मेरा कि बचा लो यार, इन दोनों को साथ रख लो। तो फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। पहली बार, ठीक है। मैं ना आज के लेक्चर में तुम्हें फ्रिक्शन के 3 रूल्स दूंगा, ठीक। उसमें 3rd रूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
उसमें से पहला रूल ये है, पहला लॉ ये है, फ्रिक्शन फोर्स ट्राइज टू अपोज रिलेटिव मोशन, पहला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं, इसमें बताना, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से आगे जा रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड से आगे जा रहा है। ये कांटेक्ट है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, हाँ या ना, और किधर आएगा ये बताओ। सोचो, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करना चाहता, तो ये गाड़ी हमें ये जो 3 मीटर प्रति सेकंड उधर जाती दिख रही है, तो हम झट से जवाब देते इधर फ्रिक्शन लगेगा। रिलेटिव मोशन देखो, ये 10 से उधर जा रहा है, ये 3 से उधर जा रहा है, तो इसको अगर रेस्ट पे माने ऑब्जर्व करने के लिए, तो इसका मोशन पलट के इधर दे देते हैं, कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस बॉक्स के लिए ये वाला बॉक्स इस डायरेक्शन में 7 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस बॉक्स के लिए इस डायरेक्शन में है, तो ये फ्रिक्शन बचाने आएगा रिश्ता और लगेगा उस डायरेक्शन में। समझे? तो ये हुई असली बात, पहला नियम, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। अब मैंने जो बात बोली कि फ्रिक्शन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे 2 भाग में बांट लें और दोनों भाग को पढ़ लें। ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप हमेशा पहला रूल यूज करोगे, कौन सा, इट ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। देखो क्या होता है ना बालक, कि 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा था कि सर मैं प्रश्न सॉल्व करती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ तो सॉल्व नहीं होता। इसका मेन रीज़न यह होता है ना कि मास्टर जब पढ़ाता है, कोई भी मास्टर पढ़ा रहा होगा उसे, तो 2 तरीके के मास्टर होते हैं। एक मास्टर होता है कि एक प्रश्न कराएगा, उसको सॉल्व करेगा, इस प्रश्न का ये लॉजिक, नेक्स्ट प्रश्न जाएगा तो इस प्रश्न का ये लॉजिक, 100 प्रश्न करा और 100 लॉजिक दे दिए। हर प्रश्न के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉजिक नहीं होता, 3-4 लॉजिक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर प्रश्न सॉल्व होता है। तो मैं जो तुम्हें 3 बातें बताऊंगा ना, इन 3 बातों के अलावा तुम कोई भी जुगाड़ मेरे पास लेके आओगे, मैं कैंसिल करता जाऊंगा, लास्ट में तुम्हें इन्हीं 3 बातों की सहायता से तुम्हें पूरी फ्रिक्शन मक्खन चलानी है, पूरी फ्रिक्शन चैप्टर को फ्रिक्शन लेस चलाना है हमें। तो सबसे पहला रूल क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना चाहता है कौन, फ्रिक्शन। इसके माध्यम से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करते हैं। अब फ्रिक्शन 2 तरीके के होते हैं बालक, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट करो, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन से हम अपनी बात शुरू करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब कांटेक्ट के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, लेकिन टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन हो। मतलब मास्टर, मतलब मैं बताता हूं, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं कि इट एक्ट्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस।
between contact surfaces but a tendency to have relative motion। मतलब कि कोई भी चीज़ रुकी हुई है, ठीक है, किसी ज़मीन पे किसी सरफेस पे रुकी होगी तो उनका कांटेक्ट होगा। हाँ मास्टर, होगा। तो जब उनका कांटेक्ट होगा लेकिन कोई भी चीज़ रुकी हुई है जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। हाँ मास्टर, पता है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जब उसको कोई चलाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा? मैंने कहा ना, फ्रिक्शन वो सुपर हीरो है जो रब ने बना दी जोड़ी को कोई तोड़ना चाहेगा तभी वो सुपरमैन की तरह आएगा। फ्रिक्शन वो हनुमान जी हैं जो राम और सीता को कोई अलग करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे वो आ जाएगा। तो हमने पहली लाइन यही लिखी कि इट एक्ट्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस बट अ टेंडेंसी टू हैव अ रिलेटिव मोशन। यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर ध्यान देना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक बॉडी रखी है, इसका मास क्या है बालक? m, ठीक। इस पे किसी भी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स हम नहीं लगा रहे, ठीक है। तो इस पे इस कांटेक्ट को कोई अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा तो नहीं आएगा। लेकिन मान लो कि इस डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स लगा दी, ठीक है, बहुत कम फोर्स लगाई, मान लो कि 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है। जैसे मान लो बड़ा सा डब्बा है, उसे मैं थोड़ा सा जाकर टच कर दूं तो मैंने फोर्स लगाई, लेकिन डब्बा हिला नहीं हिला। थोड़ा सा और ताकत लगाया, डब्बा हिला नहीं हिला। थोड़ा सा और ताकत लगाया, डब्बा हिला नहीं आया। एंड मोमेंट आ गया ताकत लगाने का। एक समय के बाद डब्बा हिल गया। यानी कि पहले जो मैं फोर्सेस लगा रहा था उससे वो डब्बा नहीं हिल रहा था, लेकिन एक लास्ट मोमेंट आया जब मैंने फोर्स लगाया और डब्बा हिल गया, ठीक है। तो वो फोर्सेस जो लगा रहा था मैं जब तक वो डब्बा नहीं हिल रहा था, तो उस फोर्स को बैलेंस कोई कर रहा होगा ना, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस पे मैंने थोड़ा सा एक फूंक भी मार दी और अगर इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है तो ये आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से अपोजिट डायरेक्शन में कोई बैलेंस करने वाला है तभी ये अपनी जगह पे टिका हुआ है। तो मान लो कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब इसके बीच आ गई है क्या? टेंडेंसी टू हैव रिलेटिव मोशन। यानी कि अब ये बॉक्स चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, यानी आगे बढ़ूं, यानी कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन ले आऊं। उसी मोमेंट पे यहां पे मेरा सुपर हीरो जनरेट हो जाएगा, क्या नाम है उसका? फ्रिक्शन। और ये क्या करेगा? बोलेगा अभी रुको, अभी नहीं जाना। सामने वाले की हिम्मत देखते हैं तुम्हें ले जाने की कितनी कीमत है। अगर सामने वाले में इतनी ताकत होगी कि तुम्हारे पहले प्यार से ज़्यादा ताकत से तुम्हें चाह पाए, ले जाए, अभी तो नहीं जाने देंगे हम। इसने 2 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स फिर से जनरेट हो गई। एक बात बताओ, जब यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था मैंने, तो ये फ्रिक्शन कितने न्यूटन का लगेगा कि ये मास सेम यहीं पर रहे? अगर ये 2 न्यूटन का लग जाएगा तो ये बॉडी ऑटोमेटिक इधर चलने लगेगी, क्योंकि 2 ज़्यादा हो गया 1 से। तो ये फ्रिक्शन क्या होगा? 1 न्यूटन का ही आएगा। जब ये बॉडी 2 न्यूटन की फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है उस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन खुद से एडजस्ट होकर के 2 न्यूटन का हो जाएगा। और मान लो कि ये जो बॉडी है ये 10 न्यूटन तक के उधर के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है, उसके बाद ये चलने लगेगी, अलग हो जाएगी। यानी कि इस पे मैं 6 न्यूटन लगाऊं तो फ्रिक्शन खुद ब खुद एडजस्ट होकर 6 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं इस पे 10 न्यूटन लगा दूं तो ये लास्ट मोमेंट पे आ गया और 10 न्यूटन फ्रिक्शन जनरेट कर जाएगा। जैसे ही इसने 11 किया, ये आगे बढ़ गया और यहाँ पे ये रुका हुआ नहीं है, आगे बढ़ गया। यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में नहीं आता। हम तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन के केस को पढ़ेंगे जब तक ये बॉक्स यहाँ पे रुका हुआ है, और हम फ्रिक्शन की टेंडेंसीज को जानेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहली बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉक्स रुका हुआ हो। ठीक है, ये जब बॉक्स रुका हुआ था तो हम जैसे जैसे फोर्स लगा रहे थे वैसे वैसे खुद को एडजस्ट करता जा रहा था। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बहुत ही प्रचलित लाइन लिखी जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बालक, सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी ये खुद को एडजस्ट करते जाता है सामने वाले के अकॉर्डिंग। 10 के बाद 11 आया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं आएगा बालक, ये फिर काइनेटिक वाले में आ जाए, क्योंकि बॉडी चलने लगी। उस बात की हम काइनेटिक में करेंगे, अभी स्टैटिक की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक तब तक खुद को एडजस्ट करेगा जब तक वह स्टैटिक बना हुआ है। गॉट इट। यानी क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, या फिर वो वैल्यू सामने वाले कितना फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करती है, बताना। एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो एडजस्ट होती है सामने वाला कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक, और इसकी डायरेक्शन क्या बताए, डायरेक्शन उसी लाइन से हम बात करेंगे कि अपोज द रिलेटिव। तो इस डायरेक्शन में अगर टेंडेंसी आ रही है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी। आगे की बात पे चलते हैं कि एक बात बताना, एक कोई 100 kg का बॉक्स है, ठीक, और एक कोई 1 kg का बॉक्स है, ठीक, और ये दोनों सेम ग्राउंड पे रखे हुए हैं, सेम मटेरियल के बॉक्स बने हुए हैं। किसे मूव करना ज़्यादा आसान होगा, यानी कि कम फोर्स लगाने पे वो मूव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 1 kg का, ये आराम से धक्का मारेंगे मूव हो जाएगा। ये 100 kg का थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। गॉट इट। यानी कि इसे मूव करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बालक, क्यों मुश्किल है, मतलब मुश्किल को समझाओ मुझे, मुश्किल क्या होता है। ये बॉक्स पे हमने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस पर भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों मूव नहीं हुए। मान लो एक डेटा इमेजिनरी दे रहा हूँ, इस पे मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये तो फुर्र करके मूव हो गया, लेकिन इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो 50 न्यूटन को बैलेंस करने में कैपेबल नहीं थी, लेकिन इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 50 न्यूटन जैसे ही उधर लगा, इधर की तरफ कंपनसेट होकर 50 न्यूटन इसने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया और ये बॉक्स मूव नहीं हुई। मान लो कि इस पर हम 1000 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो ये बॉक्स मूव हो जाती है, यानी कि कोई तो इसका एक लिमिट होगा ना जहाँ तक ये भी फ्रिक्शन झेल पाएगा इधर वाले फोर्स को। इसका मान लिया कि ये वाला कम था, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू थी जिसके बाद बॉक्स मूव करने लगा वो कम था, लेकिन इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक ये झेल पाएगा उस डायरेक्शन वाले फोर्स को वो तो ज़्यादा है, फिर भी कभी ना कभी तो टूटेगा। लेकिन फ़र्क क्या है, मतलब क्या है कि इससे तो इसका ज़्यादा ही होगा। ये हमने कैसे पता किया, प्रैक्टिकल लाइफ से, कि इसको मूव करना मुश्किल हो रहा था। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, कौन सी वाली, मैक्सिमम वाली, जिसके बाद वो चलना शुरू कर देगा, वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, इसके वेट के, mg के। ठीक है, इसका mg ज़्यादा तो इसको मूव करना मुश्किल, इसका mg कम तो इसको मूव करना आसान। सही है, नहीं, mg पे डिपेंड नहीं कर रही। उदाहरण के तौर पे इसी बॉक्स को अगर हम, ये ज़मीन पे है ना, इसे अगर हम इस ढलान पे रख दें 100 kg के बॉक्स को, ठीक है, और हम इधर इस पे इधर थोड़ा सा भी फोर्स लगाए, तो एक बात बताओ, इसमें खींचना आसान होगा या इसमें खींचना आसान होगा? इसमें खींचना आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ढलान पे है मास्टर। लेकिन बच्चा इसका mg तो सेम लग रहा है ना। हाँ मास्टर, सेम तो लग रहा है, तो यानी mg पर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, डिपेंड कर रहा है ये नॉर्मल पे। बस फ़र्क ये है कि ज़मीन के केस में नॉर्मल mg बराबर है, तो यहाँ पे हम mg पे लिख दे रहे हैं। लेकिन इस केस में जो नॉर्मल की वैल्यू है, अगर हम mg से चलेंगे तो इन दोनों की तो लिमिटिंग, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो तो सेम आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दोनों में अलग अलग है। ठीक है, इसमें जो है वो कुछ और लग रहा है, इसमें कुछ और लग रहा है। गॉट इट। तो ये जो
एफ की वैल्यू है वो डिपेंड करे नॉर्मल पे। तो इसमें कम क्यों लगा बालक, क्योंकि इसमें नॉर्मल की वैल्यू एम जी है ही नहीं। इसमें नॉर्मल की वैल्यू अगर ये थीटा है तो इसकी नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब सिंपल 100 बात की एक बात कि फ्रिक्शनल जो स्टैटिक है एस टी वो नॉर्मल पर डिपेंड कर रही है। अब हमारा पहला फॉर्मूला आने जा रहा है कि फ्रिक्शन स्टैटिक जो है वो बराबर है म्यू एस इंटू नॉर्मल के। ये आपका पहला फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। म्यू एस क्या है? म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और दूसरी बात, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। यानी कि ये किसकी प्रॉपर्टी है? कॉन्टैक्ट सरफेस की। मतलब मास्टर, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ लैंड, ऑफ ग्राउंड, कहना बेवकूफ़ी की बात है। जब भी कोफिशिएंट दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट का नाम दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट किसका है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ टैबलेट नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ मार्कर नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड मार्कर, ये दिया जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है बालक? कॉन्टैक्ट सरफेस की। और ये आपको परीक्षा में हर बार दिया होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये सारे कांस्टेंट्स की कहानी अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, मैंने इम्पल्स में भी बताई और मोमेंटम में भी बताई, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली आते हैं और आपको एग्जाम में दिए रहेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानना बहुत ज़रूरी है बालक। इसको मैं मिटा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को आप एनालाइज नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। ये मैं फॉर्मूला फिर से लिखूंगा। स्टैटिक क्या था? म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक। ये क्या है बालक? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, इससे समझो। ये मान लो कि बॉक्स है जिसका वेट है 10 kg, ठीक है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है 10, तो इसका जो mg हो जाएगा वो 100 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि इसका नॉर्मल भी क्या हो जाएगा इस पे लगने वाला? n बराबर 100 न्यूटन। म्यू इस कॉन्टैक्ट सरफेस का मान लो 0.5 है, ठीक। तो मान लो कि एफ स्टैटिक मुझे फाइंड करना है, तो ये क्या होगा? म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू 100, 50 न्यूटन फोर्स स्टैटिक, ठीक है। अब मैंने ये क्लेम किया कि इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 50 न्यूटन है। ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि ये बॉक्स मान लो रुका हुआ है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं है, तो इसमें क्या 50 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा? नहीं। मान लो कि मैंने इधर 10 न्यूटन लगाई फोर्स, तो इसको बैलेंस करने वाला इधर जो फोर्स लगना चाहिए वो तो 10 न्यूटन लगना चाहिए, लेकिन आपको तो 50 न्यूटन आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू है, ये ध्यान से सुनना, ये वो वैल्यू है जहां तक एक कॉन्टैक्ट टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन शो करेगा। यानी कि 10 न्यूटन लगाऊंगा तो ये टेंडेंसी शो करेगा, रिलेटिव मोशन नहीं करने लगेगा, टेंडेंसी। मेरी नीयत है, मेरी नीयत है तुम्हें थप्पड़ मारने की, तुमने 2 गालियां और दी, अभी भी मेरी नीयत ही है तुम्हें थप्पड़ मारने की, तुमने 4 गालियां और दी, मुझे नीयत है तुम्हें थप्पड़ मारने की, 10 गालियों तक मैं सह सकता हूँ, 11वें गाली दोगे थप्पड़, तो मेरी जो कैपेसिटी है वो 10 गालियां सहने की है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मेरी टेंडेंसी टू गाली देने जी थी वो 10 गालियों तक थी, कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा कब? जब
10 गालियों तक बस मैं टेंडेंसी दिखाऊंगा थप्पड़ मारने का, लेकिन जैसे 11वीं गाली दोगे मैं टेंडेंसी नहीं दिखाऊंगा, मैं एक्चुअल थप्पड़ मार दूंगा। तो ये 50 न्यूटन वो फोर्स है जहां तक ये जो कांटेक्ट है ये रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी दिखाएगा। 50 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ये चलने लगेगा, और फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हम पढ़ेंगे। तो ये एफ क्या है बालक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू है कि इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन तक मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। यानी आप 10 न्यूटन लगाओगे तो जनरेट इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन ही होगा, यानी इस मोमेंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है। 20 लगाओगे तो इधर 20 जनरेट हो जाएगा, इधर 30 लगाओगे तो इधर 30 जनरेट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग। 40 लगाओगे तो 40 हो जाएगा, 50 लगाओ 49.9 लगाओगे तो ये बोलेगा उई माँ थोड़ा सा बस लगाओगे मैं चल दूंगा, लेकिन 49.9 तक ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 49 होगी। तुमने 50 किया, ये जस्ट 50 हो गया और बस अब चलने के लिए तैयार है ये, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अब जाकर के 50 हुई। जैसे ही आपने 50.00001 किया ये बॉक्स चलने लगेगी और वो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस से बाहर हो जाएगी। तो आप जब ये म्यू एन लगाओगे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू है। चलो मुझे एक बात बताओ, ये 10 kg की है, ठीक है, 10 नहीं 8 kg की है, ठीक है, ऊपर नॉर्मल लगेगा, इस पर मैंने फोर्स लगाया इधर 60 न्यूटन, ठीक। इस कॉन्टैक्ट सरफेस की म्यू जो एस है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.4। बताना स्टैटिक फ्रिक्शन इसका कितना लगेगा, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन। जो इस मोमेंट पे लग रहा है इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ। सिंपल सी बात है मास्टर, एफ स्टैटिक बराबर म्यू एन, आपने पढ़ा ही ना, म्यू की वैल्यू 0.4, एन की वैल्यू 80, 32 न्यूटन। नहीं बेचे, नो 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 गलती कर दिया मैंने, क्या बोला, तुम्हें से बहुत सारे लोगों ने सही बनाया, एक दो को मैं बता रहा हूँ ये स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर मैंने क्या कहा कि ये मैक्सिमम की वैल्यू है, ठीक है। तो 80 गुना 0.4 करा तो 10 से 8 बार में 32, यानी कि इस डायरेक्शन में ये 32 न्यूटन तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन कंपनसेट कर सकता है। अब आपने फोर्स कितना लगाया, 60 न्यूटन। तो ये केस स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में आता ही नहीं है, इस मोमेंट पे इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और ये रेस्ट पे नहीं होगा, ये चल रहा होगा। गॉट इट। मान लो कि इस पे मैंने लगाई 16 न्यूटन फोर्स उस डायरेक्शन में, अब बताओ इसके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। सही जवाब, ये तो मैक्सिमम है मास्टर, कंपनसेट होने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन ही जनरेट करेगा, और 16 न्यूटन जनरेट किया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 16 न्यूटन हो गई। तो इसका मतलब कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0 से लेकर के, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो एफ एस मैक्स के बीच होती है, यानी कि 0 से लेकर के स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू एस एन के बराबर होती है। यहाँ पे बराबर का साइन देना। दूसरा नियम ये है, पहला नियम कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है कौन, फ्रिक्शन। दूसरा नियम यह है कि यह स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं, यह स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम होता है ये, इससे जस्ट आगे जाएगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में आ जाएगा। ये क्या है, लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। चीजों को समझना एक एक करके, कड़ी बहुत छोटी सी बात है कि ये सर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं था, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, इससे कम ही होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो दूसरा लॉ मेरा ये है, पहला लॉ क्या हुआ कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दूसरा लॉ ये हुआ, और तीसरा लॉ मेरा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस इज नॉनसेंस। इन दो के अलावा जो भी तुम
मेरे पास बात लेके आओगे यूज करने को, वो सारी नॉनसेंस होगी, बेकार। ठीक है, और थर्ड लॉ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फ्रिक्शन में। बच्चा ज्यादा नॉनसेंस लेके आता है, सर ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दो ही चीज कर सकते हैं। ये हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। फॉर्मूला म्यू एस और एन। अब एन निकालना आपकी जिम्मेवारी, और जेई मेंस में एन ज्यादा टफ टूफ देता नहीं है, बड़ी सरल चीज देता है। काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बालक? सेल्फ एडजस्टिंग। एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है 10 kg का। इस म्यू एस की वैल्यू है 0.5। ठीक, हम्म, 0.5। ये बताओ कि ये बॉक्स नीचे स्लाइड कर रहा होगा या रुका होगा? मैंने 30 डिग्री पे इसको ले जाके यहां पर रख दिया, ये स्लाइड करेगा या रुकेगा? स्लाइड कब करेगी कोई चीजें? जब उसको पीछे खींचने वाला फोर्स आगे खींचने वाले फोर्स से कम हो जाए तो चीजें आगे आने लगेंगी। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी बनाए रखने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। ठीक, यहां पे जब तक ये रुका हुआ है तो इसकी जो नॉर्मल के साथ एक फ्रिक्शन के फॉर्मूला के माध्यम से एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी। ऑब्वियस सी बात है कि ढलान इधर है तो ये बॉक्स इधर आना चाहता है। ये तब तक नहीं आएगा जब तक इस पे इस डायरेक्शन में उतना फोर्स ना लगे जो इधर एफ एस टी मैक्स की वैल्यू है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से जैसे ही इस पे इस साइड में ज़्यादा फोर्स लगेगी बालक, ये नीचे आ जाएगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है या नहीं। अगर नहीं है तो ये बॉक्स यहीं पे रहेगी, और अगर है तो आ जाएगी। अगर ये वाली फोर्स, एक बात बताना, इधर कोई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है मास्टर? बच्चा लग रही है, तुम बताओ। हाँ बालक लग रही है। इसके साथ mg नीचे लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट मैंने लेने सिखाए थे, इसके 30 डिग्री के साथ मैं नहीं बताऊंगा अब। इस डायरेक्शन में mg cos 30 डिग्री आएगा और इस डायरेक्शन में mg sin 30 डिग्री आएगा। ठीक, अब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हुई तो ये बॉक्स इधर आ जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हुई तो बॉक्स यहीं रुका रहेगा। बच्चा एक बात बताना, मैं जब बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होगी तो इसका मतलब क्या कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, मैक्स टू मैक्स हो सकता है जब तक ये रुका हुआ है कि ये दोनों की वैल्यू बराबर हो, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो लगती ही नहीं है। ये एक डेटा है कि इतना तक लग सकता है। ये अगर इससे कम है तो इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स आएगा जितना कि ये होगा, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी। ठीक, चलो तो देखते हैं mg sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। m है 10, g है 10, sin 30 डिग्री 1/2, यानी कि ये आ गई 50। मैक्सिमम उसकी वैल्यू देखते हैं। इसमें नॉर्मल क्या आएगा बालक? नॉर्मल बराबर है mg cos 30 डिग्री और म्यू की वैल्यू 0.5। तो फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी बालक? म्यू 0.5, mg m 10, g 10, cos 30 डिग्री है, किधर कितना है? cos 30 डिग्री √3/2। 2 से कितने बार में गया? 5 बार में, ये 5 हो गई, 25√3। ऑब्वियसली ये वाली चीज़ ज़्यादा है ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25√3 न्यूटन आ सकते हैं। उससे ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली ये चलने लगेगा, तो चलने लगेगा तो इसका मतलब ये
स्लाइड कर रहा है। ओके, आगे बढ़े। चलो बस इतनी ही बात थी। आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि ये जब बॉक्स चल रहा होगा तब भी इस पर कुछ फ्रिक्शन लग रही होगी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि चलने पे नहीं फ्रिक्शन लगता, चलने पे भी फ्रिक्शन लगता है, लेकिन वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, वो एक कांस्टेंट हो जाता है। देखो मैं मार्कर यहाँ डॉट दे रहा हूँ या लिख रहा हूँ, रिमार्कर मोशन में है हाथी, तो क्या लिखना बंद हो गया? नहीं। इसका मतलब है कि मार्कर के इंक और बोर्ड के बीच कोई इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे कारण ये मार्कर की इंक पीछे छूटती जा रही है और मेरा मार्कर आगे जाता जा रहा है, यानी कि चलते हुए भी फ्रिक्शन रहती तो है। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जन्म लेती। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखो। सबसे पहली बात कि इट अराइजेज व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। रिलेटिव मोशन किसका ध्यान दोगे? कॉन्टैक्ट सरफेस का। ये भी बात गौर करना। उदाहरण के तौर पे एक कोई आदमी है जो आगे चल रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगी बताना? अपोज करेगा मास्टर पीछे की तरफ? नहीं बालक, आदमी आगे चल ही इसलिए पाता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आगे लगती है। अब तुम्हें चलना सीखो। इंसान को चलते हुए देखना, इंसान एक पैर यहाँ रखता है, फिर दूसरा पैर आगे ले जाता है, फिर उससे जमीन को पीछे की तरफ पुश करता है ताकि अगला पैर आगे जाए। जो पीछे की तरफ पुश कर रहा है, यानी कि टेंडेंसी टू मोशन किस तरफ आ रही है? पीछे की तरफ। तो यानी फ्रिक्शन किधर एडजस्ट हो जाएगा? आगे। हमारी बॉडी आगे बढ़ती है ना, हमारा कांटेक्ट वाला जो पॉइंट होता है वो स्टैटिक में रहता है, वो ऐसा। हाँ, बहुत कोई बच्चे बदतमीजी से चलते होंगे चप्पल रगड़ रगड़ के, तब तो उसमें भाई सब पीछे ही फ्रिक्शन आएगी, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। नॉर्मल इंसानों की तरह चलते हो, पैर उठा उठा कर, तो पैर से आप जमीन को पीछे पुश करते हो, तब दूसरा पैर आगे रखते हो ऐसे पीछे। अब मैं मेरे पैर कैसे दिखाऊं? ठीक है, ऐसे पैर को ऐसे रखा, फिर इसको पीछे पुश कर रहे जमीन को, फिर हम आगे जा रहे हैं। तो हमारी जो फ्रिक्शन है चलते हुए इंसानों की तरह, वो आगे लगती है। यही वाली बात आपकी इंपॉर्टेंस होगी कार के मोशन में। रोटेशनल में पढ़ोगे ना, लास्ट टॉपिक है व्हील, तो आपको कार तो आगे जाते हुए दिखेगी, लेकिन व्हील के इस वाले पॉइंट को अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो हम समझेंगे जब रोटेशनल मोशन पढ़ रहे होंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है बालक। मतलब मानव इतिहास में सबसे बड़ी खोज हुई थी ना कोई, तो आग की हुई थी। और उसके बाद मानवों ने सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि फ्रिक्शन को समझना चालू किया। यूज़ तो बहुत पहले से करते आ रहे थे, चाकू को शार्प करना, पत्थर को घिस के ये करना, लेकिन फ्रिक्शन की जो समझ, अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई ना, उसने रेवोल्यूशन लाई है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। तो ये तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बुजुर्ग सा टॉपिक है, हजारों सालों पहले ढूंढ लिया गया ऐसा कुछ हीरो है मेरा। It arises with there is relative motion between contact surfaces. It is not self-adjusting. ठीक है, मतलब इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, एफ काइनेटिक बराबर म्यू के नॉर्मल। म्यू के की वैल्यू अलग होती है किससे? म्यू एस से। ठीक, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रिलेशन सॉरी एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है म्यू के से। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना,
उससे थोड़ा सा कम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होती है तो उसके बारे में हम चिंता करने की बात नहीं कि वो एडजस्ट होती है या नहीं। एक बार बॉडी ने चलना चालू कर दिया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा और फिर बॉडी को कितने भी तेज लगा दो, आप कितने भी तेज चला दो, वो उतना ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेम नॉर्मल फोर्स लगा करके मार्कर को ऐसे चला रहा हूँ इस वेलोसिटी से, तो सेम तरीके की इंक निकल रही है, यानी कि सेम फ्रिक्शन लग रहा है। मैं मार्कर को थोड़ा और तेज़ी से चला दूँ तो सेम इंक निकल रही है। यानी कि फ्रिक्शन अगर बढ़ जाती तेज चलाने से, तो तेज चलाने पर ढेर सारे मार्कर निकल जाने चाहिए थे, क्योंकि मार्कर का चलना फ्रिक्शन पे ही डिपेंड करता है, काइनेटिक पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन जो काइनेटिक वाली है वो कांस्टेंट होती है। ठीक, उदाहरण के तौर पे ये जो है इधर 4 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, इसका वेट है 10 kg, 0.4 दी गई है म्यू के की वैल्यू। ये कोई दूसरा बॉक्स है जो कि 100 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, इसका वेट है 10 kg, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.4। बताओ किसकी काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? नहीं, मैंने क्या कहा, इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू यानी कि ये सिर्फ डिपेंड करेगा म्यू के पे और एन पे। नॉर्मल कितनी होगी इसकी बच्चा? 10G, यानी mg नीचे तो 10G ऊपर, यानी कि 100। इसमें भी कितनी होगी ऊपर में नॉर्मल? 100। म्यू की वैल्यू दोनों की सेम है, 0.4 0.4, तो यानी 0.4 गुना 100 इक्वल टू 25। 25 ही होगा ना भाई, 4/10, 10 10 10, नहीं यार 25 कैसे होगा? 40 न्यूटन। मेरी राइटिंग में मत जाना, सदियों से बोलता आ रहा हूँ। 40 न्यूटन यहाँ भी लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, 40 न्यूटन यहाँ भी लगेगी फ्रिक्शन फोर्स। तो सर चल कैसे रही है? बालक चल इसलिए रही है क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो 40 न्यूटन से ज़्यादा है। ठीक है, हाँ। नहीं तो ऐसा होता कि अगर चलते वक्त फ्रिक्शन लगती ही नहीं तो हम दिन भर दौड़ते रहते, मेरा जूता का सोल ही नहीं ख़त्म होता। लेकिन चलते वक्त भी हमारा सोल घिस जाता है, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रही है, क्योंकि घिसने का मतलब है कि दो पार्टिकल्स के बीच घर्षण हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के दो फार्मूले हमने देख लिए। अब हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन। जो फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके ग्राफ देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्ट सेल्फ एडजस्टमेंट समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा, एक और थोड़ा सा फील दिला देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन को, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ये दो चीज़ें जुड़ गई, ठीक। ये जब तक नहीं, हाथ ऐसे करना, जब तक ये इधर उधर हिलने की कोशिश नहीं कर रही तब तक इस पर तुम्हारे हाथों पे कोई फोर्स नहीं फील होगा। अब थोड़ा सा इस वाले को ऊपर ले जाने की कोशिश करना, इसको नीचे हल्के फोर्स से, तो तुम जितना फोर्स इधर लगा रहे हो उतना ही तुम्हारी उंगलियों पे फील हो रहा होगा। फिर तुम थोड़ा और लगा रहे हो तो थोड़ा और तुम्हें दोनों उंगलियों पे फील हो रहा होगा। फिर थोड़ा और, एक टाइम आएगा जब ये टूट जाएगा। तो पहली चीज़ समझ में आई कि हम जितने जोर से फोर्स इसको अलग करने की कोशिश कर रहे थे तो उतना ही रेजिस्ट कर रहा था, ज़्यादा कर रहे थे तो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था, यानी ज़्यादा हमें फोर्स फील हो रहा था। एक टाइम आया जब ये अलग हो गया। फ्रिक्शन स्टैटिक के साथ भी वही बात थी कि ये दोनों जब धीरे हल्के सी कोशिश कर रहे थे तो हल्का सा ये नीचे की तरफ फ्रिक्शन आ गया, थोड़ा ताकत लगाई तो एस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को क्रॉस करा उन्होंने और चीज़ें चलने लगी। फ्रिक्शन बड़ा आसान है यार, इस पे सवाल ज़्यादा नहीं पूछते। अगर आपको मेरे 3 लॉज याद हैं तो सवाल तो खूब पूछता है, बट वो लेवल नहीं होता। आपको फोर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फ्रिक्शन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स वो है जो कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी करवा रहा है। इधर हमने रखी नहीं सॉरी, इधर फोर्स रखते हैं जो कि टेंडेंसी करवा रहा है, और इधर हमने रखा फ्रिक्शन।
इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लो कि इसकी नॉर्मल n है, इसकी म्यू की वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की म्यू की वैल्यू म्यू एस है और काइनेटिक फ्रिक्शन की म्यू की वैल्यू म्यू के है। तो इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होगा, जिसे लिमिटेड फ्रिक्शन कहते हैं, एफ स्टैटिक मैक्स म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्स क्या होगा बालक, म्यू के इंटू एन। एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड किया गया है कि म्यू एस की वैल्यू म्यू के से स्लाइटली ज़्यादा होती है। यानी कि इस पर हम फोर्स लगाना जीरो से शुरू करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो अभी तक ये बॉक्स रुका हुआ है, ठीक है। और ये कब तक बढ़ेगा बच्चा, फ्रिक्शनल फोर्स, जब तक कि ये जो फोर्स जो लगाने वाला है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर नहीं आ जाता, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स लग गई, यानी कि यहाँ पे म्यू नॉट म्यू एस एन लग गया इतना फोर्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गाड़ी चलने लगेगी, हम और एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो चलने लगेगी, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के एन होता है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है या सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। तो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होने की वजह से ये आगे यहां से कांस्टेंट जाना चाहिए लग रहा है तुम्हें, लेकिन एक और फैक्ट कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है, यानी कि म्यू एस और म्यू के इन दोनों की कंपैरिजन हमें प्रोवाइड की गई है, नॉर्मल नॉर्मल इक्वल है, यानी कि एफ के मैक्स की जो वैल्यू है वो एफ स्टैटिक से थोड़ी सी कम होती है। यानी कि इस मोमेंट पे ये जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है थोड़ा सा नीचे आएगा और यहां से कांस्टेंट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हुआ आपका फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ। अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद हम पीवाई क्यू पे चलते हैं सॉल्व करने की प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं आपसे फ्रिक्शन टॉपिक से। बड़े आसान आसान चीजें पूछी गई हैं अगर आपको फोर्स की फील है तो। एंगल ऑफ रिपोज कुछ नहीं है, ये बॉक्स जमीन पर रखा है, ठीक। क्या रखा है, बॉक्स जमीन पर रखा है, इसकी जो ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू है ये है म्यू, ठीक है। ये मैंने दिया नहीं कि काइनेटिक की या स्टैटिक की है, ये काइनेटिक की ही मैं दे रहा हूं, ठीक है। काइनेटिक की मैं दे रहा हूं। ये लकड़ी का स्लैब है, इसको मैंने इधर से फोर्स लगाना चालू किया, ये कुछ देर में ऐसे हो जाएगा, लकड़ी यहां पे है, थीटा बनाई, ठीक। इस बॉक्स को लगने लगा डर, ठीक है। अब एक टाइम तो आएगा ना जब बॉक्स बोलेगा भैया हम गिर रहे हैं भैया, और गिर जाएगा। वो आखिरी थीटा, कौन सा, वो आखिरी थीटा जब ये बॉक्स इस स्लोप पर से स्लाइड होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, उस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। रखा था माचिस की डिब्बी, ये टैबलेट पे, जमीन पे है तो कहीं स्लाइड नहीं हो रही, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, ये तो बड़ा जल्दी स्लाइड हो रहा है यार, ये बच्चे को फील ही नहीं दिला पाएगा, ये स्मूथ चाहिए। इधर फ्रिक्शन ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। ये टैबलेट के पीछे मैंने चार्जर का अडेप्टर रख दिया, धीरे धीरे उठा रहा हूँ, धीरे धीरे उठा रहा हूँ, अभी स्लाइड नहीं हो रहा था, अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं आया, अब स्लाइड होने लगा। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड थीटा, एंगल ऑफ रिपोज। नोट करो उस चीज़ को और अपने लैंग्वेज में क्या लिखोगे, डेफिनेशन। तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूँ।
तो ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज और इसे हमें कैलकुलेट करना है। ये म्यू दी गई है, यहाँ पे भी म्यू है। जब म्यू के नीचे कुछ नहीं लिखा हो ना बालक, तो इसे हम मानते हैं म्यू एस या म्यू एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन की म्यू की वैल्यू। ठीक है, तो हम निकालते हैं इस थीटा की वैल्यू, हमें फाइंड करने में इंटरेस्ट है तो हम थीटा निकालते हैं। इस बॉक्स की एफबीडी बनाते हैं, नीचे की तरफ लगेगा mg। अगर ये थीटा ऑफ रिपोज आ गई यानी एंगल ऑफ रिपोज आ गया, तो इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा बालक, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन, mg sin थीटा, नॉर्मल ऊपर, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये थीटा कौन सा है, जैसे ही हमें यहाँ रिपोज यानी कि इसी मोमेंट के अलावा मैंने थोड़ा सा थीटा बढ़ाया और ये गिर जाएगा नीचे, तो इसे थीटा आर लिख देते हैं। इसे भी क्या लिख दिया, थीटा आर। अब ये एंगल ऑफ रिपोज है, इसका मतलब कि इस थीटा पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो एग्जैक्ट बराबर है इस डायरेक्शन के फ्रिक्शन के। ठीक, यानी कि इससे थोड़ा सा भी ज्यादा इस डायरेक्शन में फोर्स हुआ तो वो बॉक्स नीचे गिर जाएगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। थीटा बढ़ाने से ये फोर्स बढ़ेगा, हाँ मास्टर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा थीटा बढ़ने से इंक्रीज होता है। गॉट इट। तो ये अगर थीटा आर है यानी एंगल ऑफ रिपोज है, इसका मतलब कि इस मोमेंट पे जब ये थीटा इक्वल टू थीटा आर है तब इसकी वैल्यू और इफ स्टैटिक मैक्सिमम की वैल्यू बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है। तो हम करते हैं mg साइन थीटा आर बराबर एफ एस टी मैक्सिमम, और एफ एस टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। तो म्यू है म्यू और एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी कॉस थीटा आर, एम जी कॉस थीटा आर। एम जी से एम जी कैंसल, साइन थीटा के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा टैन थीटा आर बराबर म्यू, थीटा आर बराबर टैन इनवर्स म्यू। कितना अच्छा रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए आप किसी कोई लकड़ी के टुकड़े पे कोई बॉक्स रखो और पता करना है कि इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो बस आप उसे उठाना चालू करो, जैसे ही वो ढलना चालू हो बॉक्स, वहीं पे थीटा नाप लेना, और थीटा जब नाप लिया तो म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टैन थीटा आर निकालोगे, म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ये था आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ रिपोज तक। हम अब चलते हैं पीवाईक्यू पे। नोट कर लिया इतना, चलो 2-3 पीवाईक्यू करते हैं, फिर फ्रिक्शन का लेक्चर आज छोटा ही रखते हैं। सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है यार, मैं लिखूं या यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। टड़ंग, कंसीडर ए ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एज सोन इन फिगर। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, सबसे पहले क्या किया गया है क्वेश्चन में देखो कि एक इंक्लाइन प्लेन बनाया गया है, ठीक है, जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। गॉट इट। इस पे एक बॉक्स रखा गया है। ये सवाल कब पूछा गया बालक, ये सवाल पूछा गया है 25 जनवरी शिफ्ट 2 में। ये अच्छा सवाल है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। इफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, द इंक्लाइंड इज 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। यानी कि दो फोर्सेस है, मान लो कि
इस बॉक्स की मास है m, इधर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा mg cos 45 डिग्री, इधर लग रहा होगा mg sin 45 डिग्री। ये कह रहा है कि इस बॉक्स को जस्ट पुश इट अप, यानी ऊपर ले जाना है मुझे, जस्ट, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, बस जस्ट पुश इट अप करना है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है। तो मुझे इधर से फोर्स लगाऊंगा तभी तो ये ऊपर जाएगा ना। तो इसे जस्ट पुश इट अप करने में जो फोर्स लग रहा है इंक्लाइन पे, वो 2 गुना है किससे, इसको स्लाइड होने से बचाने के लिए जो फोर्स लगा, जैसे इसको ऊपर करने के लिए मुझे धक्का देना होगा, थोड़ा सा चलाना होगा, इसे एकदम लिमिट पे चलाना होगा। लेकिन ये जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये फोर्स जो है ये इस बॉक्स को नीचे खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस बॉक्स को जब नीचे खींचने की कोशिश कर रही है तो हमें फिर इसको बचाने के लिए धक्का नहीं देना होगा, इसको बचाने के लिए जस्ट हाथ लगाना होगा और इसके बराबर हमें फोर्स लगा देना होगा। तो ये कह रहा है कि उन दोनों फोर्सेस के बीच पहला कौन सा फोर्स, ऊपर धक्का देने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो जो है वो 2 गुना है किससे, इसे स्लाइड डाउन नीचे होने से बचाने के लिए। और इसकी जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू ही दी गई है। तो इसके ऑप्शन है 0.33, 0.60, 0.25, 0.50। सोचते हैं कैसे करेंगे इसको, ये तो पहली बार देख रहा हूं। पहला फोर्स है टू पुश इट अप, ठीक है, इसका इक्वेशन लिखते हैं, टू पुश इट अप। एक बार फिर से सवाल देख लूं। हाँ, तो म्यू दी गई है, लिमिटिंग सही थी, ठीक है। तो अब हमें इसको ऊपर धक्का देना है। सबसे पहले पुश इट अप के लिए फोर्स लगा रहे हैं, उसको मान लिया F1 मान लिया, ठीक। तो जब हम इसको ऊपर धक्का लेंगे बच्चा, तो इस कांटेक्ट की टेंडेंसी क्या होगी, ये बॉक्स किधर जाना चाहेगा, ऊपर। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर लगेगा, नीचे। तो इधर mg sin 45 तो लग ही रहा है, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा। और वो कितना तक रहेगा, जब तक ये बॉक्स रेस्ट पे है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगी बालक, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही ये फोर्स क्रॉस करेगा, क्या बॉक्स मूव करना चालू करेगी, नहीं। इसे टोटल कितना फोर्स एक्स्ट्रा लगाना होगा, इस डायरेक्शन में टोटल कितनी फोर्स लग रही है बालक, इस डायरेक्शन में लग रही है mg sin 45 डिग्री, और इधर लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल क्या है, mg cos 45 डिग्री। ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। जैसे ही ये बंदा जस्ट टू पुश इट अप है, तो जैसे ही बंदा इसके बराबर करेगा ये बॉक्स ऊपर चलने लगेगा। ये हो गई F1 की वैल्यू। F2 निकालते हैं, कौन सी, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन। फॉलिंग डाउन, ये अब नीचे फॉल होना चाहता है, ये वाली फोर्स हटा दी मैंने, ये फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, ठीक। अब हम जैसे इस बॉक्स को छोड़ेंगे, ये बॉक्स किधर आना चाहेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। तो ये जितना नीचे की तरफ आना चाहेगा उतना ही इसका उस डायरेक्शन में फोर्स फ्रिक्शन की जनरेट हो जाएगी। और ये वाली फ्रिक्शन कौन सी होगी, ये नीचे स्लाइड हो रहा होगा, तभी तो हमें फोर्स लगाने को कहा गया। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लगे हुए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, ठीक है। तो हमें बस इसको पुश वुश नहीं करना, इसको बस बचा के रखना है कि ऐसे हाथ लगा के खड़े हैं तो कितना फोर्स लगाना होगा। तो बालक हमें उतना फोर्स लगाना होगा जितना इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, यानी F2 की वैल्यू है, ये इस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है, यानी कि mg sin 45 डिग्री माइनस ये F स्टैटिक मैक्सिमम उस डायरेक्शन में, तो माइनस होगी म्यू mg cos 45 डिग्री। और ये कह रहा है कि ये वाली जो फोर्स है ये इसका दुगना है, यानी कि F1 बराबर 2F2। अब इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, करो पुट।
एक सेकेंड। ओ हाँ, तो हमारे भाई आए हैं, तो भाई बैठेगा, बैठ जाए यहाँ पे। अरे चल बैठ, चुप। हाँ, तो कहाँ थे? तो ये फोर्स कहा गया है कि F1 जो है वो 2F2 के बराबर है बालक, ठीक है। तो अब हम इसमें इसको पुट करते हैं। तो F1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी बच्चा? F1 की वैल्यू आई थी mg साइन 45 डिग्री प्लस mg कॉस 45 डिग्री। mg साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दे 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दे 1/√2 ही। तो प्लस म्यू mg 1/√2, ये 45 डिग्री ही है ना? हाँ, 45 डिग्री ही है। और ये दिया गया है किसका? इसका दुगना, यानी कि 2 टाइम्स mg 1/√2 माइनस म्यू mg 1/√2। अब इन सब में से mg हम कॉमन ले लेते हैं बालक। तो mg कॉमन लिया, 1/√2 प्लस 1/√2, यहाँ बचेगा म्यू भी, 1/√2 भी कॉमन ले लेते हैं। mg/√2 पूरा कॉमन लेंगे। mg/√2 कॉमन लिया तो इधर बच गया 1 प्लस म्यू, उधर 2 mg/√2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 माइनस म्यू बचा। mg/√2 से mg/√2 कैंसल, 1 प्लस म्यू बराबर 2 माइनस 2 म्यू, ठीक। तो अब इसको इधर लाते हैं, उसको उधर लाते हैं। तो 3 म्यू बराबर 2 माइनस 1 1, म्यू बराबर 1/3, तो म्यू बराबर 0.33 है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन में कौन सा वाला है? हमारा ऑप्शन किधर गया यार? हाँ, 0.33 इज फर्स्ट नंबर, करेक्ट। चलो अगला सवाल करते हैं। कॉमर्स में सब ना यार पे चलो कोई बात नहीं, कॉमर्स ज़्यादा बढ़िया है ना। हाँ, a block of mass m slides down the plane inclined at 30 degree with an acceleration of g/4. The value of coefficient of kinetic friction will be। एक बॉक्स दिया गया है बालक, सरल सवाल है। ये पूछा गया है आपका पिछले साल 29 जनवरी को शिफ्ट 1 में। एक ब्लॉक दिया गया है बालक जिसका मास m मान लेते हैं हम। ये स्लाइड डाउन कर रहा है, जब ये 30 डिग्री इंक्लाइन पे है तो ये g/4 से स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक। तो पूछा गया है आपका कि म्यू के की वैल्यू बताइए। अब ये स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही हो क्योंकि मोशन है। सबसे पहले इसका हम FBD बनाते हैं। नीचे की तरफ mg लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2। इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin 30, तो mg/2। गॉट इट बालक? उस डायरेक्शन में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि फिक्स वैल्यू होता है, वो होता है म्यू n। तो म्यू की वैल्यू म्यू के दी गई है और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉर्मल ये है तो mg√3/2। अब बालक ये सवाल कह रहा है कि ये इस डायरेक्शन में g/4 से एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन वाले फोर्स से ज़्यादा है। यानी कि इसका जब हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बालक? mg/2 माइनस mg√3/2 बराबर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्सेस कितने लग रहे हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा मास इंटू g/4।
इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपकी म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू लिखा मैंने, ये म्यू के यहाँ पे छूट गया, म्यू के एम जी एम जी एम जी कैंसल, बचा क्या 1/2 माइनस म्यू के √3/2 बराबर 1/4। इसको उधर ले जाओ, म्यू के √3/2 बराबर 1/2 माइनस 1/4, 4 2। म्यू के √3/2 बराबर 1/4 में से 2 जाएगा 2/4, 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, तो म्यू के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 1/√3, जो कि ऑप्शन में होनी चाहिए। और कोई छूटा है क्या हमारा? अच्छा ये 1/4 तो यहाँ 4 होगा, 2 से 2 कैंसल, तो हाँ म्यू के की वैल्यू 1/2√3 है। हाँ सेकंड ऑप्शन है आपका। तो अगर आप ऐसे बना के आते तो आपके पिछले साल 29 जनवरी के पेपर में 4 नंबर कंफर्म हो जाते। अच्छा पढ़ाते हैं ना हम। चलो, हमारे भाई अगर फिजिक्स में होते तो फिजिक्स के टॉपर होते। एक अच्छा सवाल दूं बालक, ये थोड़ा टफ सवाल है, इसे होमवर्क में अगर करोगे, नहीं तुम लोग होमवर्क करते नहीं हो, डायरेक्ट मैं बताता हूँ। बस लास्ट सवाल, फ्रिक्शन इतना लंबा था भी नहीं जो मैंने खींच दिया, लेकिन चलो फिर भी हमारे बालक पढ़ेंगे तभी तो हमारा नाम होगा। ये सवाल है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है। ये सवाल आपको पूछा गया है बालक 29 जनवरी को जेईई मेंस में। ये सवाल अच्छा था, मतलब बहुत सारे बच्चे गलत करके इसको आए थे। ट्राई करते हैं। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन। 45 डिग्री की रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इसको स्लाइड डाउन करना है यहाँ से यहाँ। मान लो कि इस इंक्लाइन की लेंथ है L। स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन रफ प्लेन इज n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, यानी म्यू के की वैल्यू पूछी है। आपसे कहा गया है सवाल में कि ये अगर सरफेस रफ है तो इसको यहां से यहां आने में t टाइम लगेगा। ये अगर स्मूथ है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा यहां तक, ठीक है। यानी कि जो स्मूथ पे चलने में ts लगा उसका n टाइम है tr, जो रफ पे चलने में। ठीक ठीक है, सरल सी बात है। मान लो कि इसका मास है m, ठीक, नीचे लगेगी mg, इधर लगेगा mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो हम इसका FBD बनाते हैं पहले। FBD बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो √2 लगा दिया मैंने। इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा, तो mg/√2। इस डायरेक्शन में नॉर्मल। पहले हम रफ सरफेस की टाइमिंग निकाल लेते हैं, ठीक है, रफ सरफेस की टाइमिंग निकालते हैं। इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, जो होगी म्यू इंटू एन। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में म्यू की ही तो वैल्यू पूछी है ना। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ म्यू की वैल्यू पूछी है, म्यू के। तो म्यू के इंटू नॉर्मल की फोर्स क्या है mg/√2, तो यहाँ हो जाएगा mg/√2। अब ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका एक एक्सेलरेशन होगा। तो पहले इस डायरेक्शन का नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बालक? mg/√2 माइनस उस डायरेक्शन वाली फोर्स म्यू के mg/√2। ये हो गई नेट फोर्स। इसमें हम मास से डिवाइड देंगे तो इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो कितनी आती है? m से m गया, m गया, g/√2 माइनस म्यू के g/√2। तो इसको हम कैसे करते हैं? g/√2 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस म्यू के। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। ये है हमारा लेंथ। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। s कितना है बालक? l। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। 0 इंटू टी पुट किया, खत्म हो गया 0, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना आया?
जी बाई √2 इंटू 1 माइनस म्यू के, और टी का टी स्क्वायर आ गया। ठीक, बढ़िया आया। अब इसको क्या करेंगे हम कि इसको इस तरफ पूरे के पूरे को ले जाते हैं, तो एल माइनस 2√2 1 माइनस म्यू के, नहीं इसको डिवाइड में ले जाते हैं। यहाँ आ गया एल बराबर 1 बाई जी बाई 2√2 1 माइनस म्यू के इंटू टी स्क्वायर। तब 2√2 ऊपर, 2√2 एल अपॉन जी अपॉन 1 माइनस म्यू के बराबर टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ गई इसका पूरे का पूरा अंडर रूट। ये कौन सा टी आया? जब ये रफ सरफेस था, और रफ सरफेस वाला ही निकालना मुश्किल था, स्मूथ वाला तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो रफ सरफेस की जो वैल्यू आई वो क्या आई है बालक? 2√2 एल अपॉन, बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख के घबराना मत, क्योंकि आईआईटी यही आपसे चाहता है कि आप घबरा जाओ और मैदान छोड़ के भाग जाओ। बराबर एन इंटू टी एस। टी एस ही हमें निकालना है, टी एस की निकाल के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। टी एस की वैल्यू निकालते हैं। टी एस के लिए क्या होगा कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, हमारा सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्मूथ सरफेस है तो हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हमने जो ये माइनस करके इक्वेशन लिखी थी बालक, वो सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, और इस डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स लगा रही होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन जो आएगा वो इसके वजह से आएगा, यानी कि mg बटा √2 में हम m से डिवाइड करेंगे तो g बाई √2 आएगी, जो कि हमारी एक्सेलरेशन होगी किस पे? स्मूथ सरफेस पे। अब जो स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन हमारी आ गई है तो हम स्मूथ सरफेस के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू तो एल ही है, यू की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बालक 0 होती है, और टी कर दिया हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? जी बाई √2 इंटू टी स्क्वायर। तो अब इससे हम टी की वैल्यू निकालते हैं, 2√2 इंटू एल अपॉन जी बराबर टी, और इसका अंडर रूट, यानी कि हम यहाँ जो टी निकला है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। मिटाओ इसको, चलो मिटा दिया। आ गया हमारा क्या? 2√2 एल अपॉन जी का अंडर रूट। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारी म्यूके की वैल्यू आनी चाहिए। आई होप कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो। रूट को हटाने के लिए पहले स्क्वायर करते हैं, तो 2√2 एल अपॉन जी इंटू 1 माइनस म्यू के बराबर एन 2√2 एल अपॉन जी, यहाँ पे स्क्वायर होगा। 2√2 एल कैंसल, 2√2 एल कैंसल, जी से जी कैंसल। ठीक, तो आ गया अब हमारे पास टोटल क्या? 1/1 माइनस म्यू के बराबर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को नीचे लाते हैं, 1 अपॉन इसको उधर ले जाता है, तो 1/n स्क्वायर बराबर 1 माइनस